बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिक्स सिग्मा के एक क्विक रिव्यू के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और इसका जो असल ऑडियंस है वो एमएससी क्यूपीएम की क्लास है। ताहम ये एक ऐसा रिव्यू होगा जिसको बाकी लोग भी देख सकते हैं और इससे सिक्स सिग्मा के बारे में एक जनरल आइडिया ले सकते हैं। इसमें डिटेल्स नहीं होंगी ज़्यादा। इसमें मकसद सिर्फ ये है कि जो मुख्तलिफ टूल्स टेक्निक्स आमतौर पर हम सुनते हैं या कोर्सेज में पढ़े हैं या इस कोर्स में इस क्लास ने भी पढ़ी है, उनको एक ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके में, एक ज़्यादा कंडेंस्ड तरीके से यहाँ पर बता दिया जाए ताकि उनका आपस का ताल्लुक समझ आ सके और ये भी समझ आ सके कि हर चीज़ दूसरे से कैसे रिलेटेड है और किस सीक्वेंस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो सिक्स सिग्मा है ये एक इम्प्रूवमेंट की मेथडोलॉजी है, डिसिप्लिन, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, डेटा ड्रिवन अप्रोच। ये तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक ये है, ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है, ये हैविली रिलाई करती है डेटा के ऊपर, डिफरेंट किस्म के, ये प्रोजेक्ट्स की सूरत में होती है और फिर डिसिप्लिन तरीके से यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है। और इसका दावा ये है कि अगर आप ये चीज़ें डेटा की बुनियाद पर सिस्टमैटिक तरीके से एक वक्त में एक प्रोजेक्ट लेकर चलें तो आप किसी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर से डिफेक्ट्स और मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं या कम अज़ कम उनको सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिक्स सिग्मा क्यों कहते हैं इसके लिए समझना ज़रूरी है कि सिग्मा क्या होता है। तो सिग्मा एक स्टैंडर्ड डिविएशन को कहते हैं। फिर इसको सिक्स सिग्मा क्यों कहा जाता है? सिक्स सिग्मा इसलिए कहा जाता है कि देखें, अगर हमारे पास एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस हो यानी जिसकी आउटपुट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका जो मीन होगा, यहाँ पे हम एक ज़्यादा वाज़ेह मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये मिसाल हम पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं इस कोर्स में। आप क्रिकेट की गेंद बना रहे हैं, उसका आइडियल वज़न 163.5 या 163.5 ग्राम्स होता है। ताहम अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हर गेंद एग्जैक्टली इसी वेट की बने। तो से आपको क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्डर दिया है गेंदें बनाने का और कहा है कि 163.5 आइडियल वेट है, लेकिन अगर गेंद का वज़न 163 होगा तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 163.5 से बढ़ के 164 हो जाए तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 163 से नीचे हुआ वेट तो हमने नहीं एक्सेप्ट करना और 164 से ऊपर हुआ तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना। ये 1 ग्राम की आपके पास मार्जिन है। ठीक है, आपकी डिफरेंट गेंदें बनती हैं। अगर तो आप गेंद इस रेंज से बाहर बनाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएगा, वो आपका नुकसान हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, वक्त भी जो उस पर लगा है मटेरियल भी ज़ाया हो जाएगा, सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से आपकी कोशिश ये होगी कि आपकी जितनी गेंदें बने और अगर हम उनका एक इस तरह से हिस्टोग्राम बनाएं तो वो जो लिमिट बताई गई है उसके अंदर ही सारे का सारा डेटा हो, यानी वो सारी गेंदें उसी रेंज के अंदर बने। तो हम ये जानते हैं कि अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो कोई फिनोमेनन तो उसका जो मीन होगा उससे अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन दाईं तरफ और एक स्टैंडर्ड डेविएशन बाईं तरफ जाए, फर्ज कर लें हमने जो गेंदें बनाई हैं उसका मीन 163.5 है, फर्ज कर लें, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.1 है या 0.01 है। तो 163 से 0.01 एक साइड पे जाएं और 0.01 दूसरी साइड पे जाए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि तो इस रेंज में आपका तकरीबन 68% डेटा होगा।
दो स्टैंडर्ड डिविएशन दाएं बाएं जाए तो इसमें 95% ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, और अगर तीन स्टैंडर्ड डिविएशन दाएं बाएं जाए तो 99.7% आ जाती है। ठीक है, 99.7 इज ऑलमोस्ट 100%। तो आप ये चाहते हैं कि ये सारे का सारा इसके अंदर हो, लेकिन स्टिल यहां पे 0.3% इसका मतलब है कि चीजें आपकी लिमिट से बाहर हैं। यानी वो गेंदें अगर इस तरह का एक फिनोमिनन हो और आपने इसी तरह सेट किया हुआ हो कि आपकी 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस कस्टमर की दी हुई लिमिट के अंदर आ रही हैं, तो फिर भी आपकी 0.3% गेंदें जाया हो रही हैं। इस वजह से आप ये कहते हैं कि नहीं, ये जरा और बढ़ाओ, ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बजाय 6 स्टैंडर्ड डिविएशन पर ले जाओ, कि हमारे डेटा की जो प्रोसेस का एक्चुअल आउटपुट आ रहा है उसकी 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस हमारे कस्टमर की दी हुई लिमिट्स के अंदर हों। यहां पे आप देख रहे हैं ये रेड लाइन इधर लोअर लिमिट है और इधर अपर लिमिट है, तो 6 स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी हम ये सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि प्रोसेस का आउटपुट जस्ट मीट करे उसको, बल्कि उससे कंफर्टेबली अंदर हो। इसका मतलब क्या होगा, 6 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आपका 99.999, ठीक है, % जो है वो ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 मिलियन बनाएंगे तो उसमें 0.002 सिर्फ डिफेक्ट होंगे। अगर आप 1 मिलियन गेंदे बनाए तो 0.002 का मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम है। इसका मतलब ये होगा कि आप तकरीबन कोई कई 100 मिलियन पे जाएंगे तो फिर आपकी एक गेंद जाया होगी। ठीक है जी, फाइन। तो 6 सिग्मा इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारा टारगेट ये होता है कि जो भी हमारे कस्टमर की लिमिट है, वो कस्टमर कोई भी है, हमने खुद सेट की है, हमारा कोई इंटरनल कस्टमर है या एक्सटर्नल कस्टमर है, तो उस प्रोसेस का जो आउटपुट है उसकी 6 स्टैंडर्ड डिविएशंस उन लिमिट के अंदर हो। ये आइडिया, इस वजह से इसको हम 6 सिग्मा कहते हैं। और जब कोई प्रोसेस 3 सिग्मा के लेवल पर होता है तो उसमें 1 मिलियन में 2700 डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर सिर्फ 3 सिग्मा मीन से इधर राइट और मीन से उधर यानी लेफ्ट हमारी लिमिट के अंदर हों, तो इसका मतलब है कि 2700 फिर भी डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ 3 सिग्मा पर लाकर खुश नहीं होना चाहिए। अब ये 2700 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वैसे तो आपको लगे कि यार 1 मिलियन में 2700 कुछ नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें ये 2700 सर्जरीज हैं जिनमें 2700 मरीज मर गए हैं, तो फिर ये इसका इसका आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो जब हम 6 सिग्मा अपने अंदर उसके प्रोसेस हम अपनी लिमिट के अंदर ले आते हैं एक्सेप्टेबल लिमिट में, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.002 सिर्फ डिफेक्ट होंगे 1 मिलियन में। लेकिन आप कई जगह देखेंगे कि 6 सिग्मा का मतलब ये है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे आपको 0.002 नजर आ रहे हैं, वो 3.4 का मार्जिन इसलिए रखा जाता है कि 1.5 सिग्मा का शिफ्ट हम एक्सेप्टेबल करार देते हैं। वो क्या बात है, वो ज्यादा टेक्निकल बात है, उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक ये समझे कि 6 सिग्मा का मतलब ये है कि हम अपने प्रोसेस की वेरिएशन रिड्यूस करते हैं और उसके 6 सिग्मा यानी 99.999% को हम लेके आना चाहते हैं अपने एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर। ठीक है, तो ये 6। अच्छा ओके, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है कि आपके डिफेक्ट तकरीबन सारे के सारे एलिमिनेट हो गए हैं, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए 6 सिग्मा हमें ये सजेस्ट करती है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए डिमैक अप्रोच इस्तेमाल करें। डिमैक क्या है? ये एक एक्रोनिम है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल।
ठीक है जी, ये अप्रोच है। डिफाइन से क्या मुराद है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने पहले प्रोसेस को डिफाइन करें, फिर उसको मेजर करें, फिर उसको एनालाइज करें, फिर उसको इम्प्रूव करें, फिर उसको कंट्रोल करें। ये हम थोड़ा तफसील में देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहला डिबैग का डी यानी डिफाइन है। डिफाइन से मुराद ये है कि आप कहते हैं कि जो प्रॉब्लम हो रही होती है वो दरअसल किसी प्रोसेस से पैदा हो रही होती है। उस प्रोसेस को आपने इम्प्रूव करेंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अच्छा, प्रोसेस को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि उसे डिफाइन करेंगे, ये प्रोसेस क्या है, उसे समझेंगे ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें एक चीज जो डिफाइन में है वो प्रोसेस को डिफाइन करना है, और प्रोसेस को समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो साइपाक डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, क्रिटिकल टू क्वालिटी ट्री हो सकती है। अब ये क्या चीजें हैं, इसकी तफसीलात आपको इसी जो प्लेलिस्ट है इसकी बाकी वीडियोस में मिल जाएंगी। यहाँ पे इसका ये मौका नहीं है कि हम इनकी तफसीलात मुकम्मल तौर पर देखें, लेकिन आपको यहाँ पे इसके साथ एक प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। डिफाइन प्रोसेस तो समझ आता है कि आप प्रोसेस को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, तो पहले समझेंगे क्या प्रोसेस है, उसे डिफाइन करें। ये प्रोजेक्ट क्या है, देखिए हमने शुरू में कहा था कि सिक्स सिग्मा एक प्रोजेक्ट बेस्ड, नहीं एक वक्त में एक प्रोजेक्ट पकड़ के उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो आपने साथ में जो ही प्रोसेस डिफाइन करते हैं, आपने ये भी डिफाइन करना होता है कि ये जो आप इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, ये इसका प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, इस यानी इस जो हम इस वक्त करंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है, ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसमें क्या चीजें शामिल हैं और क्या इसके स्कोप से बाहर हैं। तो इसके साथ साथ आपको यानी जो ही आप अपना प्रोसेस डिफाइन करते हैं जिसको आपने इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको अपना प्रोजेक्ट भी डिफाइन करना होता है कि ओके ये प्रोसेस है, इसको इम्प्रूव करना है और इसको हम इस प्रोजेक्ट के जरिए से इम्प्रूव करेंगे, और इस प्रोजेक्ट की तफसीलात ये हैं, ये तब अब शुरू होगा, तब खत्म होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब डिफाइन हो गया तो उससे अगला मरहला है मेजर का। आपने प्रोसेस डिफाइन कर लिया, अब आप बताएं कि हम इसमें क्या मेजर करना है। ठीक है, अच्छा जब आप प्रोसेस डिफाइन कर लेते हैं तो अगला सवाल ये होता है कि अच्छा अब ये प्रोसेस तो ये है, अगर इसको इम्प्रूव करना है तो पहले इसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर करेंगे तो पता चलेगा ये अभी कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अच्छा अब मेजर करना है तो उसमें फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या चीज मेजर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या चीज मेजर करनी है। इसकी मैं आपको मिसाल देता। फर्ज कर लें कि आपकी डिपार्टमेंट में एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में किताबें इशू की जाती हैं और देखा गया है कि किताबें टाइम पे रिटर्न नहीं होती, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके फाइन, इसको हमने डिफाइन फेज में डिफाइन कर लिया कि ये प्रोसेस इस तरह से होता है। स्टूडेंट आता है, वो पहले कार्ड बनवाता है, फिर वो किताब रिक्वेस्ट करता है, वो इसे इशू कर दी जाती है। इशू करने के बाद फिर वो एक टाइम पीरियड है जिसमें उसने वापस करनी होती है। अगर ना करे तो सेमेस्टर के एंड पे एक इन्वेंटरी देखी जाती है और फिर जिसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग हो उस स्टूडेंट से मांगी जाती है, नहीं तो क्लियरेंस नहीं की जाती उसकी डिग्री के एंड पे, वगैरह वगैरह। ओके, ये तो प्रोसेस हो गया। इसमें मेजर क्या करना है, हम क्या ये मेजर करेंगे हमारी लाइब्रेरी की एरिया कितना है, लाइब्रेरी में टेम्परेचर कितना होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट आते हैं लाइब्रेरी में उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है। हमें ये चीज़ें मेजर करने का कोई फायदा नहीं। स्टूडेंट लाइब्रेरी में आता है तो उसको क्या कितना टेम्परेचर होता है,
स्टूडेंट की हाइट क्या है, इस चीज का कोई फर्क नहीं है। तो हमने जो चीज मैयर करनी होती है वो अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक और अपने प्रोसेस के मुताबिक मैयर करनी होती है। तो उसके लिए गाइडिंग ये हो सकती है कि आप उन चीजों को, एस्पेक्ट्स को मैयर करें जो क्रिटिकल टू क्वालिटी है, क्रिटिकल टू प्रोसेस है, क्रिटिकल टू सेफ्टी है या क्रिटिकल टू डिलीवरी है। मसलन एक स्टूडेंट आता है, वो किस क्लास का है, किस सेशन का है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है और किस सेमेस्टर में है, उसका जेंडर क्या है, ये चीज़ें तो क्रिटिकल हो सकती हैं किताब को लेने और किताब को वापस करने में, ठीक है। इसी तरह जो किताब लेते हैं लोग, उसकी टाइप है, लेकिन किताब के वजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिहाज से, ठीक है। तो आपने इस तरह से सोचना होता है, क्योंकि फाइन हम मैयर करेंगे लेकिन क्या चीज़ें मैयर करें, और वो चीज़ें आपने वो मैयर करनी होती है। उसके लिए आप पहले मैयर्स डिसाइड करते हैं और वो मैयर्स रिलेटेड होती हैं क्वालिटी से जो क्रिटिकल हो, प्रोसेस के लिए क्रिटिकल हो, सेफ्टी के लिए, डिलीवरी के लिए वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, जब ये पता चल गया कि क्या मैयर करना है, फिर अगला सवाल ये है कि डेटा ये कहां से मिलेगा, ये जो हमने मैयर करना है, क्या ये पहले से मैयर हुआ पड़ा है? अगर पड़ा हुआ है, किसी जगह मौजूद है, तो वह सेकेंडरी डेटा है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नए सिरे से कलेक्ट करना पड़ेगा। नए सिरे से कलेक्ट करना पड़े तो फिर शायद हमें उसकी सैम्पलिंग भी करना पड़े। हम सब लोगों का शायद डेटा ना इकट्ठा कर सके, तो हम सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करेंगे तो फिर सैम्पलिंग किस किस तरह से हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर है आपने मुख्तलिफ औकात में डिस्कस की हैं, या इस सीरीज़ में जो बाकी वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं। इस वक्त हम इसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे। बहरहाल हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे, चाहे हमारे पास सेकेंडरी डेटा मौजूद हो या नए सिरे से कलेक्ट करें। अच्छा, अब डेटा कलेक्ट कर लिया तो फिर क्या करें? अब उस डेटा को यूज करते हुए अपने प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जो आप उस अपने जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी देख सकते हैं, यानी उसका मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकाल सकते हैं, डिस्पर्शन देख सकते हैं, रेंज क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, उसके डिफरेंट ग्राफ्स के जरिए से विजुअलाइज कर सकते हैं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट वगैरह वगैरह। इनमें से आप कौन सी चीज यूज करेंगे ये डिपेंड करेगी कि आपका डेटा कौन सा है। आप उसकी बुनियाद पर ये सारी की चीजों से इससे एक पिक्चर सामने आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे भी बेहतर पिक्चर तब आएगी जब आप इस कलेक्टेड डेटा की बुनियाद पर, यानी आप देखें, मैं आपको एक दफा फिर से रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले डिफाइन फेज में आपने अपने प्रोसेस को समझा। मैयर फेज में पहले आपने ये किया कि उस प्रोसेस के लिए जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है उसकी मैयर डिफाइन की, फिर उसका डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के जरिए से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की, और अब आप उसी डेटा की बुनियाद पर उसकी परफॉर्मेंस के डिफरेंट मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिफेक्ट्स पर यूनिट, डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, यील्ड, थ्रूपुट यील्ड, रोल थ्रूपुट यील्ड, सिग्मा लेवल और प्रोसेस कैपेबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। इनमें से अगेन बाज़ जगह आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, बाज़ जगह इनमें से कुछ काफी होंगी। आइडिया ये है कि जिस तरह का आपका डेटा होगा उसी तरह की आप मैट्रिक्स लगा के उसको परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके फाइन। कई जगह ये होता है कि आपको एक्चुअल मेजरमेंट करने से पहले, ठीक है, आपको ये भी देखना होता है कि आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कितना कैपेबल है, वो सही मेजरमेंट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। उसके लिए फिर आप मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की डिफरेंट स्टडीज भी कर सकते हैं।
यानी ये जो हमारा लाइब्रेरी वाला प्रोजेक्ट है इसमें शायद हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज की। लेकिन फर्ज कर लें वो जैसे हमने गेंदू वाली मिसाल दी थी, उसमें आप ये देखें वो बहुत ही, यानी वजन का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो आप किस चीज पे मेजर कर रहे हैं, किसी सॉरी डिजिटल बैलेंस पर कर रहे होंगे। वो डिजिटल बैलेंस क्या ठीक है, उस पे जो बंदा उसको कर रहा है मेजर, क्या वो बंदा ठीक है, वो प्रॉपरली ट्रेंड है, वो सही कर रहा है। दो डिफरेंट बंदे कर रहे हैं तो क्या वो एक ही मेजर आ रही है, मेजरमेंट आ रही है या वेरी हो रही है? तो आप डिफरेंट अपना यानी उस पे जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे उस डेटा की रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी आपके मेजरमेंट सिस्टम की रिलायबिलिटी पर। तो सबसे पहले तो आपको अपना मेजरमेंट सिस्टम चेक करना पड़ेगा। उसके लिए डिफरेंट स्टडीज हैं। टाइप 1 गेज स्टडी है, गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, गेज लिनियरिटी एंड बायस है, एट्रीब्यूट गेज, अगर आपके पास एट्रीब्यूट डेटा है तो एट्रीब्यूट गेज स्टडी और एनालिटिक मेथड और एट्रीब्यूट एग्रीमेंट एनालिसिस वगैरह हो सकते हैं। इसकी तफसीलात भी बाकी वीडियोस में मौजूद हैं, यहाँ हम वो डिस्कस नहीं कर सकते। यहां सिर्फ आपको ये बताना मकसूद है कि कई दफा जहां पे इस तरह की सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, आपको मेजरमेंट्स लेने से पहले, यानी आप डिफाइन तो कर चुके हैं, डिराइव कर लेंगे मेजर्स, लेकिन एक्चुअल डेटा कलेक्ट करने से पहले आपको अपने मेजरमेंट सिस्टम को भी एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? फाइन। जब ये हो गया तो अब एनालिसिस की फेज आ गई। अब तक क्या कर लिया आपने? सबसे पहले प्रोसेस को डिफाइन किया, फिर उसको आपने उसके मुतालिक मेजरमेंट्स की, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी। अब आ गई है एनालिसिस। ओके, अब हमारे पास सामने पिक्चर पूरी आ गई है। डिफाइन में हमें प्रोसेस समझ में आ गया था, मेजर में एक्चुअली हमें उसकी करंट परफॉर्मेंस समझ में आ गई है। अब हमने एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है कि ये जी प्रोसेस है, ये इसकी करंट परफॉर्मेंस है। अब हम सोचें कि ये इसकी करंट परफॉर्मेंस लो है तो क्यों लो है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, ठीक है, क्या क्या कॉजेज हैं, ये मालूम करने के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। उन टूल्स को ब्रॉडली हम 3 तरह के टूल्स में कर सकते हैं या एनालिसिस में कर सकते हैं। एक प्रोसेस और डिजाइन एनालिसिस आप कर सकते हैं, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, और एक आप रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। एक दफा रुक के फिर याद करें कि ये क्या हो रहा है कि पहले आपने प्रोसेस डिफाइन किया, फिर उसको मेजर किया, मेजर करने से उसकी करंट परफॉर्मेंस आपको मालूम हो गई। अब आप उस करंट परफॉर्मेंस को देख रहे हैं कि ये करंट परफॉर्मेंस, जाहिर है हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो लो ही है। तो ये लो है तो क्यों लो है, इसके क्या कॉजेस हैं, इसमें क्या ये कॉजेस डिजाइन से रिलेटेड हैं या किसी और चीज से रिलेटेड हैं, ठीक है? उसमें से जो काजेस डिफरेंट हमें समझ आते हैं, उसमें से रूट काज कौन सा है। यानी बाज़ दफा ये होता है कि एक काज भी असल में किसी दूसरे काज का नतीजा होता है। तो ये मालूम करने के लिए हम 3 तरह के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वो जो प्रोसेस और डिजाइन के एनालिसिस से मुताल्लिक हो, एक वो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और एक रूट कॉज एनालिसिस के लिए। तो प्रोसेस और डिजाइन के एनालिसिस के लिए आपके पास फ्लो चार्ट है, स्विम लेन डायग्राम है जिसको आप क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट भी कहते हैं, स्पेगेटी डायग्राम हो सकती है, वैल्यू स्ट्रीम मैप हो सकता है, और फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस हो सकता है। इनको यानी फ्लो चार्ट तो हमने डिफाइन में भी बनाया था। अब इस स्टेज पर एनालाइज पर अब उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये हमारा करंटली प्रोसेस इस तरह से हो रहा है, क्या ये प्रोसेस ठीक हो रहा है, क्या इसमें कोई स्टेप फालतू हो रहा है, कोई कम है, इसमें मजीद ऐड करना चाहिए। अब एनालाइज, अब यानी आप उसको एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। अब ये जो बाकी चीजें टूल्स यहाँ लिस्ट किए हुए हैं,
ये क्या है ये भी ज़ाहिर है इसकी तफसीलात बाकी वीडियोस में मौजूद हैं, हम इसको एक एक करके यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी क्या होता है कि आप डिफरेंट चीजों का आप कोरिलेशन देख सकते हैं, रिग्रेशन देख सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी मीन एवरेजेस को कंपेयर कर सकते हैं मीन्स को या मीडियंस को। ठीक है, आप एनोवा यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो डिफरेंट हाइपोथेसिस टेस्ट हैं वो आमतौर पर 2 मीन के लिए 1 मीन के लिए होते हैं। 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, एनोवा लगाएंगे। ठीक है, अब उसमें भी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक कौन से हैं, नॉन पैरामीट्रिक कौन से हैं, यानी नॉर्मल डेटा पे कौन से लगते हैं, नॉन नॉर्मल पे कौन से लगते हैं, ये तफसीलात बाकी जगहों पर मौजूद हैं और आप वहां से डिस्कस कर देख सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस में आप फोर्स फील्ड एनालिसिस कर सकते हैं, इज नॉट मैट्रिक्स हो सकता है, फिश बोन डायग्राम हो सकती है, ट्री डायग्राम हो सकती है, रिलेशनशिप डायग्राम हो सकती है। ये वो सारी की सारी चीजें जो आपको कॉजेज आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी, इसकी तफसीलात बाकी जगहों पर मौजूद हैं। ओके, या आप खुद से उसको सर्च कर सकते हैं। अब जब ये फेज मुकम्मल हो जाएगा एनालाइज, तो अब आपके पास वो कॉजेज की लिस्ट भी आ गई कि अच्छा अब ये देखें, डिफाइन में आपने सिर्फ समझा प्रोसेस को कि क्या है प्रोसेस, मेजर में आपने देखा कि इसकी करंट परफॉर्मेंस क्या है, उसके लिए डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए, एनालाइज में आपने देखा कि इसकी ये जो करंट परफॉर्मेंस है ये कम है, तो इसकी वजूहात क्या है, वो वजूहात जब आप ये सारे के सारे टूल्स लगाएंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। एनालाइज फेज मुकम्मल हो जाएगा। एनालाइज फेज मुकम्मल होने के बाद आपके पास एक वजूहात की कॉजेज की लिस्ट आ जाएगी कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम है। जब वजूहात को आइडेंटिफाई कर लेना तो काफी नहीं है, अब आपने वजूहात आइडेंटिफाई कर लिए तो अब उनको एड्रेस करना है ताकि वो वजूहात खत्म हो और हमारे प्रोसेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। तो इसलिए अगला स्टेप है जो इंप्रूव है। इंप्रूव के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आप कई एक टूल्स लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप आइडिया जनरेशन कर सकते हैं कि किस किस तरह से इंप्रूव हो सकता है। उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग या नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, स्क्रैम्पर एनालिसिस हो सकता है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अफिनिटी डायग्राम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप शुड बी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट तो आपने शुरू में बनाया था जो इस वक्त करंट प्रोसेस को कर रहा है, अब आप नया सुजेस्ट करेंगे कि अच्छा इस तरह का होना चाहिए। शुड बी स्विम लेन डायग्राम हो सकती है, शुड बी वैल्यू स्ट्रीम मैप हो सकता है, शुड बी एफएमईए हो सकती है या न्यू एफएमईए हो सकती है। फिर आप प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए 5S भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इडियट प्रूफिंग या पोकायो की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काइजन कर सकते हैं, कानबन हो सकती है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि किस किस मिकदार में इनपुट रखे जाएं तो आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा कि अगेन एक दफा फिर मैं डिफाइन में आपने डिफाइन किया कि क्या प्रोसेस है, मेजर में उसके मुतालिक डेटा इकट्ठा किया, मेजर किया और उसकी करंट परफॉर्मेंस देखी। एनालाइज में आपने देखा कि ये वजूहात क्या क्या हैं लो परफॉर्मेंस की, वो आइडेंटिफाई हो गई। तो फिर इम्प्रूव में आपने कहा कि अच्छा अब ये चीज़ें करो ताकि ये वाली वजूहात ख़त्म हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। फाइन लेकिन ये सब कुछ कर लेना काफ़ी नहीं है। जब आप इम्प्रूवमेंट दे चुकेंगे कि अच्छा 5S कर लो, इस तरह से ये नया प्रोसेस का नया फ्लो चार्ट बना, इस तरह से चलाओ प्रोसेस को वगैरह वगैरह, तो अब उसके बाद ये भी जरूरी है कि आप ये इंश्योर करें कि जो इम्प्रूवमेंट आपने सजेस्ट की है या इम्प्लीमेंट की है वो कायम रहे। ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए आप कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं,
उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, यानी आप हर चीज का एसओपी बना दें, आप वर्क इंस्ट्रक्शंस दे दें कि ये चीजें फॉलो करें ताकि ये काम इसी तरह से होता रहे। ठीक है, देखें जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एक कंट्रोल का मैकेनिज्म है। यानी अगर फर्ज कर लें एक मिसाल चाय वाली, अगर हम मिसाल ले लें कि हम चाहते हैं कि चाय अच्छी बने, तो हम अच्छी चाय की एक रेसिपी लिख के लगा दें वहां पे। ठीक है, कि चाय बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है, जो भी बंदा बनाएगा इसी के मुताबिक बनाएगा, जब उसी के मुताबिक बनाएगा तो चाय अच्छी बनेगी। तो ये एक तरह का कंट्रोल है कि आपकी इंश्योर करते हैं कि आपकी चाय सही बनेगी। ठीक है, आप डिफरेंट वर्क इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं और फिर पीरियडिकली ऑडिट्स आप कर सकते हैं कंट्रोल में, कि ताकि देखें थोड़े थोड़े अरसे के बाद कि ये जो एसओपीज बनाए गए थे इम्प्रूवमेंट के बाद, कि अब काम इस तरह से और क्या काम वैसे ही हो रहा है, उसको इंश्योर करने के लिए आप ऑडिट्स करते हैं। तो कंट्रोल फेज में आमतौर पर यही 3 चीजें हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक ओवरव्यू है 6 सिग्मा का, कि 6 सिग्मा का प्रोजेक्ट किस तरह से चलता है। अच्छा, अब आप देखें कि हर जो फेज है उसमें मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ टूल्स बताए, उनकी क्लासिफिकेशन भी की है। वो क्लासिफिकेशन भी बेसिकली ज्यादातर मेरी है। आपको आमतौर पर किताबें देखेंगे तो किसी में कोई 2 टूल मिलेंगे, इनमें से किसी में कोई तीसरा मिलेगा, किसी में 4 मिलेंगे, एक का जिक्र नहीं होगा, वगैरह वगैरह। और उसकी किसी ने किसी तरह से क्लासिफिकेशन की होगी, किसी ने क्लासिफिकेशन की नहीं होगी। ये क्लासिफिकेशन मैंने सहूलत के लिए और अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए की है कि इस तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है, यानी हर जो फेज के अंदर। अच्छा, ये जितने टूल्स लिस्ट किए गए हैं ये हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, ये ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा कुछ और टूल्स भी हो सकते हैं जो किसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टूल्स इसके अंदर आ गए। अब इनमें से कौन सा टूल हर स्टेज पर इस्तेमाल होगा, यानी मसलन जो मेजर फेज में है, आप बार चार्ट बनाएंगे या हिस्टोग्राम बनाएंगे या आप बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, आप मीन कैलकुलेट करेंगे या मीडियन कैलकुलेट करेंगे या दोनों कैलकुलेट करेंगे, ये चीज डिपेंड करेगी आपका प्रोजेक्ट क्या है, डेटा क्या है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आप अपने प्रोसेस की स्टेज पर, एनालिसिस की स्टेज पर आप क्या स्विम लाइन डायग्राम बनाएंगे, उसे एनालाइज करेंगे, या वैल्यू स्ट्रीम मैप बनाएंगे, स्पेगेटी डायग्राम बनाएंगे, ये सब चीजें बनाएंगे, या इनमें से कोई एक चीज बनाएंगे, या आप यूज ही नहीं करेंगे और सिर्फ आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे। अगेन, ये कतन जरूरी नहीं है कि इनमें से हर चीज हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी, ये जरूरी नहीं है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसमें किस तरह का डेटा इन्वॉल्व है, किस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये सारे के सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे। अच्छा, फिर एक चीज और भी देखें, ये कई दफा आपको जो मिसाल के तौर पर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हैं, कई किताबों में या कई जगह पे कई ट्यूटोरियल्स में आपको नजर आएगा कि ये डिफाइन फेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीकों से अप्रोच करते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह से मैंने तकसीम किया उसकी, वो मेरे लिहाज से अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा क्लैरिटी देती है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें कि जो फ्लो चार्ट है वो हम डिफाइन में भी इस्तेमाल करते हैं, वो हम एनालिसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वही फ्लो चार्ट हम इम्प्रूव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप डिफाइन में और एनालाइज में तो जो एग्जिस्टिंग होता है, इम्प्रूव में अपने आप बना सकते हैं। सो ये भी कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है कि एक टूल एक से ज्यादा फेजेस में इस्तेमाल नहीं हो सकता, और ना ही इस टर्म में देखना चाहिए। आपको समझना ये चाहिए बिल्कुल आमतौर पर, इससे ज़हन से एक दफा हटा के मसला क्या है,
इस मसले को समझने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं, समझने के बाद इसको एनालाइज करने के लिए क्या इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या इस्तेमाल की जा सकती है, आपने ऐसे सोचना है। बाकी ये कोई स्ट्रिक्ट साइंस नहीं है कि ये यही टूल्स इस्तेमाल होंगे, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप हो सकता है किसी स्टेज पर अपना बिल्कुल कोई नया टूल डेवलप कर ले। मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एक सिस्टमेटिक तरीके से। या ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये एक टूल एक फेज में इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे में नहीं कर सकते, ये कोई इस तरह की चीजें नहीं है। यहां पे जो इनका बताया गया है वो उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से है। और ताहम ये कहना ये बिल्कुल इस चीज की खुली छुट्टी भी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप कंट्रोल जो है ना वो एनालिसिस पहले शुरू कर दें और मेजरमेंट बाद में कर रहा हूं, ये तो नहीं हो सकता। यानी एक मिनिमम ऑर्डर, एक मिनिमम जो है क्लासिफिकेशन वो मौजूद ही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। असल मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट से ही सोचें। सो दैट्स इट। थैंक यू।